हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आधुनिक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। सभी एग्जामों में ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन इससे आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। ये कहाँ के निवासी थे? जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने जेनेवा में, जीन पियाजे ने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी जीन पियाजे ने। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में अधिक कार्य किया। जीन पियाजे तो जो थे, इन्होंने मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में अधिक कार्य किया था। इन्होंने 32 पुस्तकें लिखी। कितनी पुस्तक लिखी? 32 पुस्तकें लिखी थी। जीन पियाजे ने कितनी पुस्तक लिखी? 32 पुस्तकें लिखी थी। आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी। जीन पियाजे ने किसकी अवधारणा दी? संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा। जीन पियाजे ने बताया कि बालक का जो विकास होता है वो 3 चरणों में होता है। किस में होता है बालक का विकास? चरणों में होता है। ये जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। जो जीन पियाजे थे, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे। संज्ञान विकास शेषावस्था से, इन्होंने बताया कि जो संज्ञान का विकास होता है वो शेषावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो संज्ञान का विकास होता है बालक के, वो शेषावस्था से प्रारंभ होकर, कहाँ से प्रारंभ होकर? शेषावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत, मृत्यु तक चलता रहता है। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? अपने बच्चों पर, अपने बच्चों पर प्रयोग किया था इन्होंने। जीन पियाजे ने जो सर्वप्रथम पुस्तक लिखी, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी पुस्तक लिखी? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। सबसे पहली पुस्तक थी इनकी। जो इन्होंने पुस्तकें लिखी, 32 पुस्तकें लिखी, इनमें से सबसे पहली पुस्तक क्या थी? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये कब लिखी थी? 1923 में। ये पुस्तक कब लिखी थी इन्होंने? 1923 में। 1923 में लिखी थी। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे थे, इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पियाजे ने सर्वप्रथम 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया था। जो कार्य प्रारंभ किया था बाल विकास के क्षेत्र में, वो कब किया था? 1920 में। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। इन्होंने बच्चे को क्या बताया? नन्ना वैज्ञानिक। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को नन्ना वैज्ञानिक बताया? तो किसने बताया? जीन पियाजे ने बच्चे को क्या बताया? बच्चा एक नन्ना वैज्ञानिक है, वो खुद चीज़ों को ढूंढता है, खुद सर्च करता है। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। स्कीम्स क्या होती है? व्यवहारों का संगठित पैटर्न होता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं अलग अलग संदर्भों में, किंतु एक सी स्थिति में किसी क्रिया का बार बार लागू होने पर किसी क्रिया का व्यापक और बेहतर होते जाना। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो जब उस कार्य को हम बार बार करते हैं तो उस कार्य में सुधार आ जाता है, पिछली बार से अधिक बेहतर हो जाता है। तो व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे हम दोहराया जा सके, जैसे हम दोहराते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जब आप स्कूल जाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बार बार करते हैं, तो उस आधार पर आपके दिमाग में एक संज्ञान बैठ जाता है कि
आप यह कार्य कैसे करना है, आपको यह कार्य कैसे करना है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बार बार करते हो, बार बार रोज ड्रेस पहनते हो, उसी रास्ता जाते हो, उसी रास्ता आते हो, तो कुछ चीज़ें बार 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 करते हो तो आपके दिमाग में एक संज्ञान बैठ जाता है कि यह कार्य आपको कैसे करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है फ्रेंड्स, आपके दिमाग में किसी भी वस्तु को लेकर जो भी सूचना है आपके दिमाग में, आपके ये आपका माइंड है, ये आपका माइंड है, ये आपका माइंड है। मान लो आपके माइंड में जितनी भी ये सूचनाएं हैं आके और सूचना आई, इसमें आ गई, फिर से सूचना और ज़्यादा सूचना इकट्ठी, तो यहाँ सूचना इकट्ठी होती रहती हैं। तो आपके दिमाग में जितनी भी सूचनाएं हैं वो सब क्या है, स्कीमा कहलाती हैं। वातावरण के द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन, वातावरण के द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन है क्या है, स्कीमा। किसी भी वस्तु के बारे में जो ज्ञान हमारे दिमाग में आता है उसको क्या कहते हैं, स्कीमा। उसको क्या कहते हैं, जैसे ये एक फोल्डर है, ये फोल्डर है, दिमाग एक फोल्डर है, इसमें सूचनाएं आती गई इकट्ठी होती गई, सूचनाएं आती गई इकट्ठी होती गई, सूचनाएं आती गई इकट्ठी होती रही, तो यहाँ इकट्ठी हो गई, ज्ञान इकट्ठा हो गया, उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा। जैसे बालक ने पहले भूरी बिल्ली देखी, भूरी बिल्ली देखी, फिर उसने नेक्स्ट टाइम काली बिल्ली भी देखी, तो उसको पहले पता था कि बिल्ली सिर्फ भूरी होती है, तो फिर उसने काली बिल्ली देखी, उसको बताया गया कि बिल्ली काली भी होती है, तो उसने क्या किया कि उसके दिमाग में नई सूचनाएं आती गई और उसने क्या किया कि अपने स्कीमा को अपडेट कर लिया। तो नई सूचनाएं आती रहती हैं स्कीमा में और स्कीमा अपडेट होता रहता है, स्कीमा बदलता रहता है। जैसे आपने किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी, अब वो थोड़ी सी नॉलेज उसमें और आकर ऐड हो गई, तो स्कीमा क्या अपडेट हो गया, तो स्कीमा क्या अपडेट होता रहता है। आगे पढ़ते हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें एक पढ़ेंगे अनुकूलन। पहला है अनुकूलन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अडेप्टेशन। इनके इंग्लिश नाम सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, हिंदी में इनके कई नाम होते हैं, तो इंग्लिश में आपको याद रखना है, हर नाम आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा याद रखना है। हिंदी में कई नाम हो सकते हैं, हो जाते हैं, तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा एग्ज़ाम में। तो पहला क्या है, अडेप्टेशन, अनुकूलन। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ देते हैं। एडेप्टेशन में क्या होता है, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, वातावरण में बदलाव के प्रति स्वयं को समायोजित करने की प्रक्रिया। इसमें दो गतिविधियां सम्मिलित होती है, वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, खुद को समायोजित कर लेना। नया वातावरण, नई परिस्थिति। जैसे आप कहीं घूमने जाओ तो आप वहीं के वातावरण में खुद को ढाल लेते हो, तो वातावरण के अनुसार खुद को बदल लेना, वातावरण में बदलाव के प्रति स्वयं को समायोजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अडेप्टेशन। इसमें दो गतिविधियां सम्मिलित रहती हैं, पहली क्या है, इसमें पहली क्या है, एसिमिलेशन। इसका इंग्लिश नाम याद रखना, हिंदी में बोलते हैं इसको आत्मसातकरण। हिंदी में कई नाम होते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। इंग्लिश नाम इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। पुराना ज्ञान, नई समस्या। क्या, पुराना ज्ञान नई समस्या।
पुराना ज्ञान नई समस्या। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। बालक के सामने यदि कोई नई समस्या आए तो उसके समाधान के लिए वह पूर्व में उपस्थित स्कीमा का प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। जैसे उसके सामने कोई नई समस्या आई तो बालक क्या करता है, उसके माइंड में जो पहले से बात फिट है, जो स्कीमा पहले से बना हुआ है, तो उसके द्वारा अपनी समस्या को सॉल्व कर लेता है। तो उसके द्वारा क्या करता है, अपनी समस्या को सॉल्व कर लेता है। बालक अपने पुराने स्कीमा से अपनी नई समस्या को सॉल्व कर लेता है। इसको समझते हैं आगे एग्जाम्पल से। जैसे पहली बार उसको बालक को बताया गया, उसने बिल्ली को देखा तो उसने अपनी मम्मी से किसी से पूछा, मम्मी ये क्या है? तो मम्मी ने बताया कि ये बिल्ली है। तो उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई कि हाँ, बिल्ली भूरी होती है, उसके 2 आँखें होती हैं, 4 पैर होते हैं और बिल्ली सफ़ेद कलर की होती है। तो उसके दिमाग में ये बात फिट हो गई। उसने सबसे पहले सफ़ेद बिल्ली देखी तो उसके बाद दिमाग में क्या बात फिट हो गई कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं और बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, उसके ये भूरे रंग की दिखती है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम उसने फिर भूरी बिल्ली को देखा, काली बिल्ली को देखा, तो उसने मम्मी से फिर पूछा कि मम्मी ये क्या है? बिल्ली तो भूरी होती है, फिर ये क्या है? वो बिल्ली तो सफ़ेद होती है, उसने पहली बार सफ़ेद बिल्ली देखी, तो फिर ये क्या है? तो उसकी मम्मी ने बताया, नहीं बेटा, बिल्ली भूरी भी हो सकती है, बिल्ली काली भी हो सकती है। उसने पहले देखा, बताया उसकी मम्मी ने कि हाँ बेटा, बिल्ली भूरी भी हो सकती है, बिल्ली काली भी हो सकती है, बिल्ली चितकबरी भी हो सकती है। तो उसने अपने स्कीमा में उस बात को फिट कर लिया। तो उसने क्या किया कि उसको जो पहले जानकारी थी बिल्ली के बारे में, उसी से अपनी समस्या को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पॉइंट होता है एकोमोडेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं समायोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। इंग्लिश पॉइंट याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को संशोधित करके उसमें नई जानकारी तथा अनुभवों का समायोजन करना, अपने ज्ञान को बदलना। इसमें क्या होता है, अपने स्कीमा को बालक बदल लेता है। जो उसके स्कीमा में जो ज्ञान है, सूचनाएं एकत्रित है, उसमें क्या करता है, वो संशोधन कर लेता है, बदल लेता है। जब उसने सफ़ेद कलर का पहले बिल्ली देखी तो उसने देखा कि बिल्ली की तरह ये दिख रहा है, इसके भी 2 कान हैं, इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी 2 आँखें हैं, ये भी सफ़ेद कलर का है। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये भी बिल्ली है क्या? पर बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती थी। ये भी बिल्ली है क्या? उसने बताया कि नहीं बेटा, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, और ये क्या, ये को भौं भौं की आवाज़ निकालता है, ये डॉग है। तो उसने क्या किया कि पहले उसके स्कीमा में जानकारी किसके बारे में थी? बिल्ली के बारे में। तो उसने उस जानकारी को दूसरी बिल्ली जब उसने काली और भूरी देखी तो उस सफ़ेद बिल्ली के साथ क्या किया कि उसने उस जानकारी को जोड़ लिया, ऐड कर लिया। उसमें भूरी बिल्ली ऐड हो गई और काली बिल्ली भी ऐड हो गई। और यहाँ पर क्या है कि उसने अपनी स्कीमा को बदल लिया पूरा। अब ये बिल्ली में तो ऐड हो नहीं सकता। उसने क्या किया कि अपने पूर्व जो उसे पहले पता था उसमें क्या किया, संशोधन कर लिया कि नहीं, बिल्ली अलग होती है, कुत्ता डॉग अलग होता है, इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 2 आँखें, लेकिन इनकी आवाज़ में अंतर है, तो ये डॉग है। तो स्कीमा को क्या किया, उसने बदल लिया, अपने ज्ञान को बदल लिया, पूर्व ज्ञान में संशोधन कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, जीन पियाजे ने क्या संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे के द्वारा मानव की अवस्था की संज्ञानात्मक विकास की उम्र के आधार पर जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई, 4 स्टेज बताई, 4 अवस्थाएं बताई। इनमें 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इन अवस्थाओं से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से समझना। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। ये अवस्था कब से कब तक चलती है? जन्म से लेकर कब तक रहती है? 2 वर्ष तक।
संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदनात्मक अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। इसके हिंदी में कई नाम है, लेकिन इंग्लिश में नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष तक चलती है। जीन पियाजे ने अपने पुत्र और पुत्री पर प्रयोग किया था। इनका एक पुत्र था लॉरेंट और 2 पुत्रियां थी ल्यूसिन और जैकलीन। इन्होंने अपने पुत्र पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या बताया कि जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। उसमें बाह्य वातावरण के बारे में वो अनभिज्ञ होता है, कुछ नहीं जानता है। जन्म के समय बालक बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। किसके द्वारा? ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण पूर्णतः विकसित हो जाता है। इसमें क्या करता है बालक? अपनी सेंसरी मोटर स्टेज में बालक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान किससे ग्रहण करता है? अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, स्किन टच, छू करके, देख करके, सुन करके, गंध से, चख करके, इनके द्वारा बालक ज्ञान ग्रहण करता है। शेष अवस्था उसमें सेंसरी मोटर स्टेज में बालक स्पर्श करके, गंध के द्वारा, स्वाद के माध्यम से, देखकर, सुनकर, इससे ज्ञान ग्रहण करता है। शेष अवस्था में क्या होता है? बालक छोटे छोटे शब्दों को बोलना, अपनों को देखकर मुस्कुराना, अपरिचितों को देखकर डर जाता है, यह सब क्रियाएं करने लगता है। इस अवस्था में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। तो इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि बालक अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है। अब दूसरी अवस्था क्या होती है? इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका इंग्लिश नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कौन सी अवस्था है? दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की एज क्या होती है? 2 से 7 वर्ष। ये कब तक चलती है? 2 से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपने संज्ञान का निर्माण संकेतों और प्रतीकों के द्वारा करता है। संकेतों और प्रतीकों के द्वारा जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है वो किसके द्वारा करता है? संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि बालक जो इस अवस्था के 2 से 7 वर्ष तक के बालक होते हैं वो क्या करते हैं कि अब जैसे फ़ोन, उनको वास्तव में तो फ़ोन मिलता नहीं है, तो वो क्या करते हैं उस प्रतीक को फ़ोन मान लेते हैं। जैसे उन्होंने साबुन की बट्टी का मोबाइल बना लिया और साबुन की बट्टी का मोबाइल या फिर चप्पल का ही बना लेते हैं और उसको कान में लेकर के बोलेंगे, हाँ पापा कब आ रहे हो, मेरे लिए ये लेके आना, वो लेके आना। तो वो क्या करते हैं? साबुन की बट्टी या चप्पल का ही मोबाइल फ़ोन बना लेते हैं और बात करते हैं। तो वो क्या करते हैं? उन्होंने उस फ़ोन वो वास्तविकता में है नहीं है, पर उन्होंने उसको क्या मान लिया? फ़ोन मान लिया है। तो उस प्रतीक मान लिया है उसको। माचिस की डब्बी को दीवार पर चलाएंगे, पी 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 भू, ऐसे दीवार पर नहीं चलाते, माचिस की डब्बी को ले लेते हैं और पी 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 भू ऐसे करके चलाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उसको वो वास्तविकता में उनकी गाड़ी है नहीं है माचिस की डब्बी, लेकिन उन्होंने माचिस को क्या मान लिया? वास्तविकता में उन्होंने अपनी गाड़ी को मान लिया है। तो वो इस अवस्था में बालक ज्ञान का निर्माण किसके द्वारा करते हैं? संकेतों और प्रतीकों के द्वारा। वास्तविकता में वो चीज़ होती नहीं है, पर बालक उसको मान लेते हैं। माचिस की डब्बी वास्तविकता में है नहीं है वो गाड़ी, लेकिन उन्होंने मान लिया है और दीवार पर चलाए जा रहे हैं, पी 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 ऐसे करके चलाए जा रहे हैं उसको। इस अवस्था में बालक तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अतार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करता है कि तर्क वितर्क नहीं कर पाता, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक क्या, देखो,
बालक सामान्यतः घर पे छोटे छोटे जो कार्य होते हैं उनमें मदद करने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है, हल्के भारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, रंगों को पहचानना लगता है, गिनती गिनना, अक्षर लिखना, पूछने पर अपना नाम बता देता है। ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो सीख जाता है, लेकिन तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इसलिए इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था बोलते हैं। अतः ये अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको दो अवधियों में बांटा गया है। इसको पूर्व प्रज्ञाकाल जो चलती है 2 से लेकर 4 वर्ष तक, और सेकंड होती है अंतः प्रज्ञाकाल, ये चलती है 4 से लेकर 7 वर्ष तक। इस अवस्था को 2 अवधियों में बांटा गया है। पहली क्या है, प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, और दूसरी अंतर्दर्शी अवधि, जिसका दूसरा नाम होता है अंतः प्रज्ञाकाल और पूर्व प्रज्ञाकाल। 2 से 4 और 4 से 7 वर्ष तक। आगे देखते हैं इस अवस्था में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे इस अवस्था में जो जीववाद आ जाता है बालक में। जीववाद क्या होता है इसको समझेंगे। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनिज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जीववाद को? एनिज्म। जीववाद क्या होता है, इसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। इसमें बालक क्या करता है कि निर्जीव वस्तुएं जिनमें जान नहीं है वो क्या करता है, सजीव समझने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चे अपनी गुड़िया को, इस अवस्था के जो बालक होते हैं, बच्चे अपनी गुड़िया को खाना खिलाते हैं, सुलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो इसमें क्या वो गुड़िया को क्या समझ रहा है, खुद के जैसा समझ रहा है कि मैं पीता हूँ तो ये भी पीता, तो वो तो सजीव है, लेकिन वो उसे ये नहीं पता कि गुड़िया निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। जैसे कई बार बालक होता है जो नीचे गिर जाता है, अब उसको चोट लग गई, तब उसकी मम्मी आई तो उसको बोला, हाँ मेरे छोरे को मारा, मेरे छोरे को चोट लग गई, तुमने पीटा मेरे छोरे को, तो वो 2-3 थप्पड़ उसमें हाथ से धरती में मार देती। तो बालक चुप हो जाता है उसको देखकर, क्या ये पिट गया, मुझे इसने पीटा था, ये अब पिट गया, अब अच्छा रहा। तो बालक क्या समझ रहा है कि उसमें भी जान है। तो बालक निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव और सजीव में अंतर नहीं समझता, वो यही समझता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव ही समझता है, सजीव ही समझते। देखो ये बालक है, अब ये इसको अपनी गुड़िया को दूध पिला रहा है, और ये बालक नीचे गिर गया तो इसके चोट लग गई, तो इसकी मम्मी ने उसको पीट दिया ज़मीन को, तो ये खुश हो जाता है कि हाँ, अब ये चुप हो जाता है कि ये भी पिट गया। अगला है ईगो सेंट्रिज्म। इस अवस्था का ये भी गुण है, ईगो सेंट्रिज्म। ये सब किस में आते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के फैक्ट हैं। ईगो सेंट्रिज्म, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को लगता है कि जो वह कर रहा है, जो उसे दिखाई दे रहा है वही सही है, जो वह कर रहा है या जो उसे दिखाई दे रहा है वही सही है। इसमें व्यक्ति किसी दूसरे के पक्ष या दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, वह दूसरे के पक्ष दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। बच्चा यह सोचता है कि दुनिया उसके इर्द गिर्द है और उसे ही सब नोटिस कर रहे हैं, दुनिया उसके इर्द गिर्द है और उसे ही सब नोटिस कर रहे हैं। इसमें बच्चे को लगता है कि जो उसे दिखाई दे रहा है वही सही है, वही सब कुछ है। वह सोचता है कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द है, उसे ही सब नोटिस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपलटावी गुण, इरिवर्सिबिलिटी। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक वस्तुओं, संख्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। उलटना पलटना का मतलब, देखो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इस अवस्था में बालक वस्तुओं, संख्याओं को आदि को पलटना नहीं सीख पाता है। तो इसमें क्या होता है, अगर बच्चे से पूछा जाए कि आपके कितने भाई बहन हैं, इस अवस्था में एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें पूछा जाए कि आपके कितने भाई बहन हैं, इस अवस्था के बालक से पूछा जाए कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो उसमें ये तो वह कहेगा कि मेरे 3 भाई बहन हैं, बताएगा कि मेरे 3 भाई बहन हैं। और अगर उससे पूछा जाए तो जो बड़ा भाई है आपका, जो बड़ा भाई है वो ये तो बता देगा आसानी से कि मेरे 3 भाई बहन हैं। अगर उससे ये पूछा जाए कि जो बड़ा भाई है आपका, उसके कितने भाई बहन हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, अलट पलट नहीं पाएगा चीज़ों को। उसने अपने भाई बहन तो बता दिए कि 3 भाई बहन हैं हम, लेकिन उससे अगर ये पूछ लो कि आपके बड़े भाई के कितने भाई बहन हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बता नहीं पाएगा कि उसके बड़े भाई के
कितने भाई बहन हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से और समझाएंगे। जैसे आपने पूछा 2 + 4 कितने होते हैं, तो वो बताएगा 6। अब उससे ये पूछो कि 6 कितने तरीक़ों से आ सकते हैं, अब ये नहीं बता पाएगा, तो वो बता नहीं पाएगा। 4 + 2 से भी 6 आ सकते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं बता पाएगा, तो वो ये चीज़ नहीं बता पाएगा ना, ये नहीं बता पाएगा। 9 - 3, 9 - 3 भी 6 हो सकते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं बता पाएगा कि वो बस इतना ही जानता है 2 + 4 होते हैं, 4 + 2 वो ये 2 + 4 6 होते हैं, 4 + 2 या, तो वो इन दोनों को अलग अलग समझेगा, ये अलग अलग होते हैं, तो उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, बता नहीं पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड अवस्था है स्थूल या मूर्त क्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में इसको बोलते हैं मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठोस क्रियात्मक अवस्था, स्थूल क्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की जो अवधि होती है वो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में उत्क्रमणशीलता का गुण विकसित हो जाता है। बालक मूर्त चिंतन करने लगता है, बालक चीज़ों को उलटना पलटना सीख जाता है इस अवस्था में। उलटना पलटना जो पिछली अवस्था में जो अपलटावी गुण था वो इस अवस्था में आ जाता है, वहाँ पर अभाव होता है, यहाँ आ जाता है गुण। तो वो क्या करता है, चीज़ों को उलटना पलटना सीख जाता है। उत्क्रमणशीलता का मतलब उलटना पलटना सीख जाता है। इसमें बालक क्या करता है कि मूर्त चिंतन करने लगता है, जो उसके सामने चीज़ें होती हैं उनके बारे में वह चिंतन करने लगता है, जो उसके सामने उपस्थित होती हैं, उसके सामने रखी होती हैं। दो वस्तुओं में तुलना कर लेता है, अंतर कर लेता है, समानता असमानता बता देता है, उचित अनुचित का भेद समझने लगता है। रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है इसमें। वहाँ वाला 2 + 4 6 होते, लेकिन 4 + 2 वहाँ वाला कंफ्यूज हो रहा था, तो यहाँ वो गुण आ जाता है। बालक दिन तारीख समय महीने इनको बताने लगता है, तो इनको बताने लगता है। दो वस्तुओं के बीच तुलना समानता असमानता करना सीख जाता है। आगे देखते हैं, इसमें समझेंगे। देखो इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे। इसमें रिवर्सिबिलिटी देखो, या उस अवस्था में जो सेकंड स्टेज थी उसमें क्या, जो वो वाली स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, उसमें क्या था कि बालक 4 उसने ये तो बता दिया कि 4 + 3 कितने होते हैं 7, और ये भी बता तो देगा 2 + 5 कितने होते हैं 7, लेकिन वो क्या कहेगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों, ये वाला 7 और ये वाला 7 अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अब इस अवस्था में क्या होगा कि वो बता देगा 4 + 3 7 होते हैं, 3 + 4 7 होते हैं, 9 - 2 7 होते हैं, 9 - 2 7 होते हैं। वो इन सब को एक ही बताएगा कि ये सब क्या है, एक ही हैं। जो इस अवस्था का गुण है, जो इन सब को क्या बताएगा, एक ही बताएगा। उत्क्रमणशीलता वो सीख जाता है, अपलटावी गुण आ जाता है, लेकिन जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें इन चीज़ों को वो अलग अलग समझता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली 4th स्टेज है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो अवधि होती है वो 11 से लेकर 15 वर्ष या इससे ऊपर तक होती है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज़ें उसके सामने उपस्थित नहीं होती हैं उनके बारे में वह चिंतन करने लगता है। जो उसके चीज़ें सामने नहीं हैं लेकिन उसके बारे में उसको चिंतन करने की योग्यता का विकास हो जाता है। इसमें बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। इसमें तार्किक चिंतन, समस्या समाधान करना, मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है, बौद्धिक चिंतन कर लेता है।
इसमें इस अवस्था में बालक निगमन तर्क नियम से उदाहरण देने की योग्यता आ जाती है। जैसे अध्यापक बालक को कहता है कि कल्पना करो कि ABC ABC एक त्रिभुज है और वह त्रिभुज की संरचना बालक की आंख के सामने तुरंत आ जाती है। उन्होंने बताया कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, तो उनके दिमाग में एक त्रिभुज का चित्र अपने आप आ जाएगा बनके, उनके दिमाग में त्रिभुज की संरचना अपने आप आ जाएगी। तो बालक अमूर्त चीज़ों का जो उसे दिखाई नहीं दे रही हैं उसके बारे में भी चिंतन करने लगता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।